अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, खैरियत से आप लोग? अच्छा भाई, मुझे बता दें लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था या क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पावर पॉइंट पढ़ा था गालिबन, मैथ्स पढ़ी थी, पावर पॉइंट पढ़ा था। तो भाई पावर पॉइंट हमने एंड कर दिया था, ठीक है। पावर पॉइंट में कोई मसला तो नहीं है, कोई सवाल? सब कुछ क्लियर है? ठीक है, ज़बरदस्त। तो चलें भाई आगे हम मैथमेटिक्स को प्रोसीड करते हैं। और आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, ठीक है। क्या होमवर्क दिया था? कौन कौन से सवाल दिए थे? ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड मीन, हार्मोनिक मीन करके आए आप लोग? कुछ पढ़ के आए थोड़ा बहुत? ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, वेटेड मीन क्या होता है, ये पढ़ के आए ना आप लोग? चलें भाई, कौन बताएगा, कौन पढ़ के आया मुझे बताएं जरा। कौन पढ़ के आया भाई? पढ़ के आए में तो सारों ने गर्दनें लाई हैं, अब कौन पढ़ के आया तो किसी गर्दन नहीं हिल रही, ये क्या मसला है? हाँ भाई, कहाँ है अलियान? नहीं आया आज अलियान। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है आप नहीं पढ़ के आए, क्यों? बेटा गलत बात है ना, ये होमवर्क भूल गए आप। पूरे एक हफ्ते से ज्यादा का आपको गैप मिला है। हाँ भाई इब्राहिम, क्या होता है वेटेड मीन? हार्मोनिक मीन पता है? चलो वो बता दो। ठीक है, होता है, लेकिन इसका बेनिफिट क्या होता है, फायदा क्या होता है? फायदा पड़ा क्या होता है, कहाँ यूज किया जाता है? ठीक है बैठो। हाँ भाई, क्या नाम है? अब्दुल्ला। क्या होता है वेटेड मीन? हमारे इतने बिजनेस चल रहे हैं यार, तुम्हें टाइम ही नहीं मिला। कौन से बिजनेस चल रहे हैं? अच्छा, बिजनेस, रेल में बिजनेस चल रहा है यार, सही है, फिर ठीक, फिर ठीक है। अच्छा आप बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? पढ़ा है आपने? हाँ भाई। बेटा क्यों नहीं पढ़ रहे यार, बड़ी अजीब सूरत हाल है। अच्छा भाई देखें, ये जो बेटा हम पढ़ रहे हैं डेटा के बारे में पढ़ रहे हैं, सारे का सारा स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है पहले तो हम ये बात कहते हैं। भाई देखिए, हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स चल रहा है ना, अभी हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी आगे आएगी। अब देखिए डेटा की इंपॉर्टेंस क्या, अभी मैं प्रीवियस क्लास को भी बता रहा था इस हवाले से कि जैसे वेब डेवलप जो कंट्रीज है ना, वहां पर क्या है, वहां पर तकरीबन ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो ऑनलाइन की जाती हैं, ऐसा ही है। मतलब कि वहां पे आपको अगर रेडी वाला भी मिलेगा ना, फ्रूट वाला भी मिलेगा, तो जब आप उससे कुछ खरीदेंगे तो वो क्या करेगा, उसके पास स्कैनर रखे हुए होते हैं, ठीक है। आप स्कैन करते हो मोबाइल ऐप से तो वो ट्रांजैक्शन आपकी ऑनलाइन हो जाती है, समझ आ रही है। इवन के भिखारी भी अक्सर आपने देखा होगा, उनके पास भी स्कैनर होता है कि भाई भीख देनी है तो स्कैन कर लो, ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन हो जाती है जितने की आपने ट्रांजैक्शन करनी है। तो इसी तरह से एक बंदा, वो वीडियो देख रहा मैं उसकी, वो मुझे वो बता रहा वीडियो में कि एक फ्रूट वाला था, उसने ये एनालाइज किया कि भाई दोपहर के वक्त जब मैं खाने के ब्रेक के लिए जाता हूं ना, तो होता क्या है कि मेरे बहुत सारे कस्टमर लूज हो जाते हैं। तो उसने कहा कि इसका कुछ हल निकाला, जो उसको समझ नहीं आ रही थी कि भाई ये मैं ऐसा क्या काम करूं कि मुझे पता लग जाए कि भाई कौन से टाइम में कस्टमर ज्यादा आते हैं तो मैं वहां पर ऑफ ना करूं, मैं बाद में ऑफ कर लूं। तो उसने क्या किया, अपना मोबाइल फोन निकाला और मोबाइल फोन निकालने के बाद सारी हिस्ट्री देखी, सारी ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री देखी। उसको पता लगा कि भाई इस टाइम से इस टाइम पे कस्टमर ज्यादा आते हैं, इस वक्त कस्टमर ज्यादा आते हैं, इस वक्त कस्टमर ज्यादा आते हैं, ये वाला जो स्लॉट है ना सेंटर वाला, इस टाइम में कस्टमर नहीं आते। उसको पता लगा कि मैं 3 बजे से लेके 4 बजे तक क्या करता हूं, लंच का ब्रेक लेता हूं, उस वक्त कस्टमर बहुत कम आते हैं या तो आते ही नहीं है। तो ये आइडियल ब्रेक टाइम होगा क्या करने के लिए, खाना खाने के लिए, समझा रही है। तो उसने क्या किया, इस तरह से अपने लंच टाइम को, ब्रेक टाइम को क्या किया, उसने कन्वर्ट किया। तो फिर देखा कि उसके कस्टमर जो लूज हो रहे थे वो लूज होना बंद हो गए।
इसी तरह से बात करूं तो 90s में एशियन पेंट आपने नाम सुना होगा, ठीक है, इंडिया की एक बड़ी कंपनी है। तो एशियन पेंट्स वालों ने क्या किया था, 1990s में उन्होंने पता नहीं 33 करोड़ का पता नहीं कितने करोड़ रुपए का एक सुपर कंप्यूटर खरीदा था, जस्ट टू एनालाइज द डेटा, जस्ट टू एनालाइज द मार्केट। समझ आ रही है? मार्केट को एनालाइज करने के लिए कि भाई कब लोग अपने घरों में क्या करते हैं, पेंट लगाते हैं। समझ आ रही है? तो उसी वक्त वो क्या करते थे, अपनी सारे का सारा बजट मार्केटिंग में लगाते थे। टीवी वालों से ऐड करवा रहे हैं, इधर ऐड करवा रहे हैं, उधर करवा रहे हैं, इधर डिस्काउंट लगाया हुआ, उधर लगाया हुआ, हर जगह डिस्काउंट लगा के मार्केटिंग करके फौरन से अपने पेंट्स को बेच दिया करते थे। बस समझ आ रही है? पूरी मार्केट में मोनोपोली क्रिएट की हुई थी उन लोगों ने, जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा। समझ आ रही है? और डेटा तो था हर कंपनी के पास, डेटा से इनसाइट्स निकालना, डेटा से मीनिंगफुल बात निकालना, मीनिंगफुल क्या निकालना, इंफॉर्मेशन निकालना। तो ये काम कौन करता है, स्टैटिस्टिक्स करती है। समझ आ रही है? तो इसी स्टैटिस्टिक्स में भाई जो टॉपिक भी आ रहा है, जैसे हमने क्या पढ़ा, अर्थमेटिक, हमने क्या पढ़ा, मीन पढ़ा, ठीक है, या एवरेज हमने देखा। तो इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, हमने ये पढ़ा कि भाई मीन क्या करता है, तमाम तर वैल्यूज को, तमाम तर डेटा को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। समझा रही है? जैसे 20 बच्चे क्लासरूम में, उन्होंने क्या दिया, टेस्ट दिया, किसी बच्चे के 100 में से 100 मार्क्स आए, किसी के 80 आए, किसी के 90 आए, किसी के 50 आए, किसी के 0 आए, किसी के 5 आए, किसी के 10 आए। लेकिन जब आप एवरेज लेते हो तो पता लगता है एवरेज 60 आ रहा है या 55 आ रहा है। तो ये 55 का मतलब क्या है कि ये 55 अगर हर बच्चे को दिए जाएं तो वही मार्क्स बनते हैं जो टोटल आपका होता है। लेकिन किसी बच्चे के 100 मार्क्स भी थे, किसी के 0 भी थे, किसी के 10 भी थे। तो एवरेज क्या करता है, बुनियादी तौर पे सारी वैल्यूज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, इक्वल वेट देता है, ठीक है। लेकिन हर कंडीशन में ये काम नहीं आता। तो फिर हमें दूसरी ट्रिक्स की तरफ जाना पड़ता है, दूसरे तरीकों की तरफ जाना पड़ता है कि हम सीखें कि भाई जब हमने डेटा से कुछ इंसाइट्स निकालनी तो हमने क्या करना है, ठीक है। तो इस पूरे टॉपिक में पढ़े जाने वाला, आप समझ लें कि एक एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है। और उस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कोई काम दिया जा रहा है आपको, तो वो काम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही है? अब देखिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास यही हफ्ता है इस पूरे मैथ्स के सिलेबस को कवर करने का, ठीक है। ऑलरेडी हम बड़ा टाइम जाया और हो चुका है हमारा। शुरू में हमने क्या किया, हमने हर टॉपिक को बड़ा डिटेल में पढ़ा, हर टॉपिक के 10 सवाल हमने यहीं पर ही कर दिए। जब यहां पर किए तो हो क्या रहा था, हमें चीजें तो बड़ी अच्छे से क्लियर हो रही थी, लेकिन उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम इसको कंप्लीट फिर नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो अब ये होगा कि टॉपिक में आपको समझा दूंगा, क्वेश्चंस आप लोगों ने घर से करने हैं। उसमें जो समझ नहीं आएगा, जो बात समझ नहीं आएगी, वो आपने क्या करना है, आपने पूछ लेना अगले दिन आकर। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नुकसान किसको होगा, आप ही को। क्यों, डेटा पे आगे काम करोगे, समझ ही नहीं आएगी इस डेटा से कैसे इंसाइट्स निकालनी है। समझ आ रही है? और आगे आने वाला अगेन मैं बता दूं कि भाई सारे का सारा जो वक्त है वो किसका है, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। पहले ड्राइवर की डिमांड हुआ करती थी फॉरेन में, समझ आ रही है, बैरून ममालिक में। अब क्या है, एआई आ चुका और वो क्या कर रहा है, अब जरूरत ही नहीं ड्राइवर की, अब गाड़ी ऑटोमेटिकली क्या कर रही है, ड्राइव कर रही है। ऑटोमेटिकली एक्सीडेंट होने से पहले आपकी ब्रेक लगा देती है, ऑटोमेटिकली अगली गाड़ी से फासला रख के चल रही होती है। ऐसे ऐसे फंक्शंस गाड़ियों में आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एआई। समझ आ रही है? तो है क्या है कि वो एआई भी जाहिर सी बात है डेटा पे काम कर रहा है, लेकिन डेटा से बेसिक इंसाइट्स निकालने अगर आपको नहीं आएंगी तो एआई आपके समझ में नहीं आएगा। इवन के देखें जो डिजिटल मार्केटर एक टाइम पे बड़ा कुछ समझा जाता था उनको, तो मतलब कि एक कंपनी को अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए डिजिटल मार्केटर रखने पड़ते थे। लेकिन आज डिजिटल मार्केटर क्या है, उसकी वैल्यू भी जीरो होती चली जा रही। क्यों? आज एक नॉर्मल बंदा भी एड लगा के अपनी प्रोडक्ट को बेच सकता है। समझ आ रही है? वो फेसबुक का जो लोगैरिथम है, एआई बोर्ड्स लगे, वो क्या कर रहे हैं, वो सबसे पहले आप जो भी एड लगाते पूरे पाकिस्तान को दिखाते हैं, फिर जो एड में इंटरेस्ट दिखाता है उनका एक ग्रुप बनाते हैं, फिर आपकी प्रोडक्ट उन लोगों को ही दिखा रहे होते हैं। समझ आ रही है? ये क्या काम हो रहा है, सारा एआई काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये कि भाई ये चीजें पढ़ना क्या है बड़ा, भाई देखिए बोरिंग तो है, ये मानना पड़ेगा कि बोरियत आपको होगी, आपको थोड़ा सा समटाइम कुछ समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है, कुछ क्लास अच्छी जाएगी, कुछ क्लास अच्छी नहीं जाएगी, लेकिन क्या है
इसी बोरियत से ही तो लड़ना है भाई, समझा रही है। अगर कामयाबी आसान होती, हासिल करना बड़ा मजा आता है ना, तो क्या होता, हर कोई हासिल कर लेता है ना, हर कोई होता। लेकिन 100 में से 1% लोग कामयाब होते हैं ना। क्यों होते हैं? क्योंकि वो उसकी क्या करते हैं, अलियान क्या करते हैं वो लोग, उसकी कीमत अदा करते हैं। और कीमत भी कैसे अदा करते हैं? नहीं, कीमत भी कैसे अदा करते हैं? मेहनत तो करते हैं, एडवांस में कीमत अदा करते हैं, समझा रही है। पैसे पहले देने, चीज बाद में मिलेगी, समझा रही कि नहीं आ रही? तो ये काम करना है। तो आगे चलते हैं भाई, तो वेटेड मीन की बात करते हैं। तो बड़ा मजेदार सा टॉपिक है ये बड़ी अच्छी चीज आपको बताएगा। तो भाई देखें, आपसे कह रहे हैं वेटेड मीन क्या होता है, आल्सो कॉल्ड वेटेड एवरेज। भाई मीन का दूसरा नाम क्या है? एवरेज। तो वेटेड मीन को या वेटेड एवरेज को एक ही बात है, ठीक है। आगे चलें। अ मीन वेयर सम वैल्यूज कंट्रीब्यूट मोर देन अदर्स। ऐसा मीन जहां पर कुछ वैल्यूज जो होती हैं कुछ वैल्यूज से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। जैसे मैं कहता हूं कि भाई एक बच्चा है, उसको 100 रुपए की पॉकेट मनी दी जाती है, ठीक है। वो बच्चा क्या करता है, लेट से हमने अलियान को दे दिए, कितने रुपए दे दिए? 100 रुपए दे दिए, ठीक है भाई अलियान, हेलो, आपकी 100 रुपए हमने पॉकेट मनी लगा दी, 100 रुपए इसको दे दिए। भाई आप 60 रुपए कहां खर्च करोगे? हमने कैटेगरी बना देते हैं, 60 रुपए, 30 रुपए, 10 रुपए। तो आप 60 रुपए को कहां खर्च करोगे? गरीबों में नहीं बांटने ना, अपने पे खर्च करना है। चलो गरीबों में बांट दियो। और बोलो फिर 20 रुपए किस पे खर्च करोगे? 30 रुपए किसको दो? किस चीज पे खर्च करोगे? समोसा खाओगे, चाय पियोगे, क्या करोगे? टॉफियां बांटेंगे भाई, चले टॉफियां लेकर टॉफियां भी खाएंगे। अच्छा फिर 10 रुपए का क्या करोगे? हाँ, सेव कर लेंगे। अच्छा भाई, अब देखिए इन्होंने क्या किया, 100 रुपए लेट से खर्च कर लिए, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल एवरेज निकालता हूं तो क्या बनेगा? 100 रुपए खर्च किए, 3 चीजों पे खर्च किए, तो क्या बनेगा? 33.33 बनेगा, है ना। इसका मतलब जो 33.33 आंसर आ रहा है, उसने क्या किया, ये आंसर क्या कर रहा है, ये तीनों चीजों को इक्वल वेटेज से डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही है कि नहीं? लेकिन मैं कहता हूं, लेकिन देखा जाए, अगर एक्चुअल देखा जाए तो अलियान की नजर में जो क्या है, देना है, क्या करना है, शेयर करना है, बांटना है, ठीक है। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ज्यादा है। उसका वेटेज क्या है? ज्यादा है, समझा रही है। और टॉफियों का वेटेज क्या है? कम है। और सेविंग का वेटेज क्या है? वो सबसे कम है। बात समझा रही कि नहीं आ रही? तो यहां पे हमें ये नहीं देखना कि भाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, हमने देखना है किसका वेट ज्यादा है। तो जब किसी भी चीज का वेट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, वहां पर वेटेड मीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने क्या करना है, कोई चीज खरीदनी है मैंने, ठीक है, समझ आ रही है। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि भाई किस चीज को मैं कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। जैसे मिसाल के तौर पर एक मोबाइल फोन खरीदना है, तो भाई मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास 2 मोबाइल फोन की कैटेगरीज मुझे मिल रही हैं। मुझे मेरी नजर में, मेरे परसेप्शन में स्टोरेज कैपेसिटी मुझे 50% क्या रहती है, मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखती है। अच्छा, बैटरी लाइफ मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मेरा इतना आउटडोर वाला काम नहीं, घर पे ही होता हूं। तो बैटरी मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखती है, लेट से 20% रखती है, समझ आ रही है। और क्या होता है भाई मोबाइल में, हाँ कितना फास्ट है, रैम वगैरह, इसका प्रोसेसर। भाई मैंने क्या करना है, टेक्निकल काम करना है, तो प्रोसेसर की मेरे नजर में अहमियत कितनी है, 30% है। हेलो, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मैंने दोनों चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, उनका वेट निकालना, उनका वेटेज निकालना है मैंने, समझ आ रही है। वेटेज निकालने के बाद उनका जो मीन निकलेगा, जो मीन निकलेगा, उस मीन की वैल्यू मुझे क्या बताएगी कि भाई ये चीज सही है या ये चीज सही नहीं है, समझा रही है। अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं नॉर्मल मीन निकालता हूं तो वो चीज जो मेरे लिए सही नहीं है, हो सकता है उसका आंसर ज्यादा है, और जो मेरे लिए चीज सही है उसका आंसर क्या है, कम है। लेकिन चीज ऑप्शन ये वाला मेरे लिए ठीक था, लेकिन उसने मुझे ठीक तरह से बताया नहीं, क्योंकि मेरी मीन तो ये ज्यादा बता रहा है, लेकिन जो मुझे रिक्वायर है चीज, जिसको मैं इंपॉर्टेंस देना चाह रहा हूं, अगर वो चीज मेरे मुताबिक नहीं तो चाहे कितनी भी अच्छी चीज हो, मेरे काम की नहीं है।
बात समझ आ रही है? एक मोबाइल है, उसकी बैटरी का जो रिस्पॉन्स है वो 90% है, यानी कि बहुत अच्छी चलती है, लेकिन मेरी नजर में इंपॉर्टेंस ही नहीं है बैटरी की, समझ आ रही? तो मेरे काम को तो ना हुआ ना, मेरे काम के लिए क्या है, जो मेरा काम करे, समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो यही वजह है कि भाई हम क्या करते हैं, वहां पर क्या करते हैं, जहां पर हमारा वेटेज की इंपॉर्टेंस होती है वहां पे हम क्या करते हैं, वेटेड मीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही है? तो चलें इसको देखते हैं। तो वेटेड मीन हमें समझ आ गया, अ मीन वेयर सम वैल्यूज कंट्रीब्यूट मोर देन अदर, ऐसा मीन जहां पर कुछ वैल्यूज ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही होती है वो हमारा वेटेड मीन कहलाता है। जब भी हम देखें भाई सिंपल मीन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है उसको हम इक्वल इक्वल वेटेज देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये 4 नंबर थे, अगर इन 4 नंबर का मैं मीन निकालूं तो क्या करूंगा, जस्ट इनको प्लस करूंगा, प्लस करके 4 से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेट्स से इन सारों को प्लस किया तो मेरे पास मीन कितना आ रहा है भाई, मीन कितना आ रहा है, इन सारों को प्लस किया, आंसर 10 आया, 10 को 4 से डिवाइड किया 0.25 आंसर आ गया। 0.25 क्या बता रहा है कि भाई 0.25 का जो वेटेज है, देखो ये जो सा कलर है, कलर नजर आ रहा है ना ब्लू, देखो इसका एरिया भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। तो मीन क्या करता है, हर नंबर को इक्वल वेटेज में डिवाइड कर देता है, ये आपके एवरेज का काम होता है, सिंपल। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसका वेट निकालें, अगर वेटेड मीन निकालना है तो वेटेड मीन एक जैसा नहीं होगा इनका, समझ आ रही है? वेटेड मीन क्या होगा, अलग होगा। कैसे? अब वेटेड मीन कैसे निकालना है, आपने ये देखना है कि जो एक डेटा आपके पास है, ये पूरा एक डेटा सेट है, ये जो नंबर थे ना मेरे पास 1 2 3 4, ये क्या है, एक डेटा सेट है। एक डेटा सेट को कितने नंबर में डिवाइड किया आपने, 4 नंबर में डिवाइड किया है, तो क्या बनेगा, 1/4 बनेगा। यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, अब 1/4 किसके बराबर होता है, 0.25 के बराबर होता है, ठीक है? यानी कि 1 के 4 इससे कर दो तो क्या बनेगा, 0.25 बनेगा, ऐसे ही ना। अच्छा, अब क्या किया मैंने, हर नंबर को 1/4 से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है? 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाया, आंसर क्या आया, 0.25 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, वेट निकाल रहे हैं हर नंबर का, कि भाई इस पूरे डेटा सेट में इसका कितना वेट है, इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, वेट अब निकाल रहे हैं। तो देखिए इसका इतना बना, फिर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, इसका वेट इतना निकला, तीसरे नंबर का इतना वेट निकला, चौथे नंबर का इतना वेट निकल गया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब देखें, अगर जो वेट निकला है अलग अलग नंबर का, उन सारों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वही मीन वाला आंसर आएगा, आंसर वही एवरेज वाला आएगा। बात समझ आ रही है? लेकिन इंडिविजुअल नंबर का वेट आपको बता देगा वेटेड मीन, ठीक है? समझ आ गई? किस तरह से देखें, अब इसका वेट कितना निकला है, लेट्स से इसका वेट बन रहा है इतना, ये इसका वेट बन गया पहले नंबर का, दूसरे नंबर का वेट क्या है, इतना हो गया, सही है? तीसरे नंबर का वेट कितना बनेगा, लेट्स से इतना वेट हो गया, चौथे का कितना बनेगा, ये बनेगा। डायग्राम के थ्रू अगर आपको समझाऊं तो समझ आ रही है? देखें, इसका 0.25, इसका 0.5, 7.5 और 1। तो यहां से आपको पता लग गया कि भाई सीरीज में हमारे पास इस चौथे नंबर का वेट क्या है, ज्यादा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वेटेड मीन मैन्युअली हम निकालते हैं, ठीक है? समझ आ गई? अगर यहां पे 5 नंबर होते तो क्या करते, 1/5, 1/5 से सारों को मल्टीप्लाई करवाते तो हर एक का वेट आपके पास निकल के आ जाता, ठीक है? समझ आ गई? अगर 6 होते तो 1/6 कर लेते और हर नंबर का निकाल लेते भाई कितना वेट बन रहा है, ठीक है? तो एक आपको एक्चुअल पिक्चर बता देता कि किस चीज का कितना वेट यहां पर मौजूद है, ठीक है भाई? समझ में आ गई? तो आगे चलते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल करेंगे ना तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है? एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अच्छा भाई देखें, यहां पर यही बात आपसे बता रहे हैं कि हमने एक और दूसरे नंबर लिए हैं, 1 2 4 तक नंबर लिए हैं, लेकिन यहां पर अब क्या है हमारे पास, इसका जो मीन बन रहा है 2.8 बन रहा है। इसमें बता रहे हैं कि भाई अलग हमारे पास नंबर है, खैर इसको छोड़ें, इसको नीचे आ जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल देख लें। वेटेड मीन कैन हेल्प विद डिसीजन वेयर सम थिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर। वेटेड मीन उन डिसीजंस में हमें क्या करता है, हेल्प करता है जहां पर कुछ चीजें दूसरों से क्या होती हैं,
इंपॉर्टेंट होती हैं, अहमियत की हामिल होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, सेम वांट टू बाय अ न्यू कैमरा एंड डिसाइड ऑन द फॉलोइंग रेटिंग सिस्टम। ठीक है, सेम क्या करना चाह रहा है, नया कैमरा लेना चाह रहा है और इस रेटिंग सिस्टम के तहत उसने चीज खरीदनी है, कैमरा खरीदना है। यानी कि उसकी नजर में इमेज क्वालिटी 50% की इंपॉर्टेंस रखती है, बैटरी लाइफ 30% इंपॉर्टेंस रखती है, जूम रेंज 20% इंपॉर्टेंस रखती है। यानी कि ये उसकी रिक्वायरमेंट है, सिंपल। अब दो ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है, एक है सोनी का कैमरा, एक है कैनन का कैमरा। अब सोनी वाले यहां पर कहें कि भाई आपने हमारा नाम इस्तेमाल किया है तो इसलिए उन्होंने सोनी को क्या कर दिया है, सोनू कर दिया है, और कैनन को क्या कर दिया है, कॉनन कर दिया है। समझ आ रही है? तो समझे कैमरे की दो टाइप्स ही है। अब देखिए 50% का मतलब क्या है, 50%। तो आंसर क्या बनेगा भाई, ऊपर जितने नंबर है उतने जीरो हटा दो, 2 नंबर है 2 जीरो हटा दिए, 1 कन्वर्ट हो जाएगा 0 पॉइंट में और ऊपर जो भी जीरो के अलावा नंबर होगा सेम आ जाएगा। तो क्या बना 0.5। 30% का मतलब क्या है, 30%। 2 नंबर है 2 जीरो हटा दो, 1 कन्वर्ट हो गया 0 पॉइंट में, जो जीरो के अलावा नंबर है वो आपका एज इट इज आ गया। सही है। अच्छा 20% का मतलब क्या है, 20%, तो 0.2। क्लियर है, समझ आ गई? अच्छा अब क्या करना है, अब आपने दोनों कैमरों की का वेटेज निकालना है। वेटेज कैसे निकालेंगे आप, ये इसकी जो कैमरे की रेटिंग है पहले देख लेते हैं क्या स्पेसिफिकेशन है। जो सोनी का कैमरा है गेट्स 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग फॉर इमेज क्वालिटी। इमेज क्वालिटी है जो सोनी के कैमरा की 10 में से 8 नंबर उसको मिले, 6 नंबर मिले बैटरी के और 7 नंबर मिले जूम रेंज के। इसी तरह से हमारे पास जो कैनन का कैमरा है 9 नंबर मिले उसको इमेज क्वालिटी में और 4 नंबर मिले बैटरी में और 6 नंबर मिले किसमें, जूम रेंज में। तो कौन सा बेस्ट होगा भाई? नहीं ऐसे नहीं बताना ना, पहले इसका पूरा निकालेंगे, डिटेल रेंज निकालेंगे। तो भाई क्या किया हमने, देखें हमने देखा कि भाई कितने % इंपॉर्टेंस देनी है हमने बैटरी को, कितना देना है उसको, कितना देना है उसको। तो देखा भाई 50% इंपॉर्टेंस देनी है हमने किसको, इमेज क्वालिटी को। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 8 इमेज की रेटिंग आ गई। फिर 30% इंपॉर्टेंस देनी है मैंने किसको, बैटरी लाइफ को, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 6 और 20% देनी है मैंने किसको, जूम रेंज को, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 7। समझ आ गई? इन सारों को मल्टीप्लाई करवाया तो पहले को करवाया 4 आया, दूसरे को करवाया 1.8 आया, तीसरे को करवाया 1.4 आया। इन सारों को ऐड किया तो आंसर क्या आया, 7.2 आंसर आया। फिर आगे चलते हैं। अब कैनन में हमने निकाला, मल्टीप्लाई करवाया 0.2, 0.3, 0.5 के साथ, तो आंसर क्या आया, ये 3 आंसर आया। इन सारों को प्लस किया तो आंसर क्या आया, 6.9 आया। ठीक है, अगर देखें तो इमेज क्वालिटी हाई किसकी है, कैनन की है। समझ आ रही है? और जूम रेंज भी देखें तकरीबन आपके पास इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस कहां पर आ रहा है, लेकिन आप ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते जब तक कि आप इसको कैलकुलेट ना करो। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा वेटेड मीन कहलाता है। तो ये हमें डिसीजंस में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं भाई। अब ये वाली जो एग्जांपल है भाई इन्होंने दी हुई है, किस चीज के लिए दी हुई है, इसके फार्मूले के लिए दी हुई है। भाई फार्मूले में क्या है भाई देख लें। अब यहां पर तो क्या था, हमारे पास एक डेटा में गिवन था, सही है। उस डेटा में 2 डेटा गिवन थे, कंपेयर करके हमने अपना ये वेटेड मीन निकाल लिया। अब क्या है, हमारे पास डेटा गिवन होगा फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। भाई टेबल फ्रीक्वेंसी वाला किया था हमने, सेंट्रल वैल्यू फ्रीक्वेंसी टेबल के थ्रू निकाली थी ना हमने, या नहीं निकाली, वो नहीं पढ़ा भाई। जो मीन हमने पढ़ा था उसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल के थ्रू कैसे मीन निकालते हैं, वो पढ़ा था नहीं पढ़ा था हमने? पढ़ा था यार, नहीं पढ़ा? देख लो, पढ़ा होगा यार, ऐसा नहीं बोलो। चलो चलो इसको पहले इसको देख लेते हैं। अच्छा चलें, ये देखें, मुझे बताएं, ये पार्ट पढ़ा है ना हमने, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी टेबल, ये पढ़ा है हमने, ये नहीं पढ़ा? अच्छा चलें, याद दिलाइएगा मुझे, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं भाई। देखें अब यहां पर क्या है कि भाई एक हमें एग्जांपल दी हुई है कि भाई आप
वेटेड मीन को आपने फार्मूले के थ्रू कैसे निकालना है। तो सिंपल सा काम ये करना है आपने, देखिए व्हेन द वेट्स डोंट एड अप टू 1, जब वेट्स हमारे पास क्या होते हैं एड अप टू 1 नहीं होते, तो उस वक्त हमने क्या करना है। ठीक है, खैर ये एग्जांपल देखते हैं। एलिस यूजुअली ईट 7 टाइम्स अ वीक, लंच खाता है जो एलिस नामी लड़का है वो 7 दफा वीक में क्या करता है, लंच करता है। ठीक है, यानी कि हर दिन एक दफा लंच करेगा। बट सम वीक्स ओनली गेट 1, 2 और 5 लंचेस, लेकिन कुछ वीक्स ऐसे होते हैं जिसमें वो 1, 2 या 5 दफा ही लंच कर पाता है। तो इसका हमने क्या निकालना है, यहां पर कुछ डेटा दिया हुआ है। ऑन वीक 2 दूसरे हफ्ते में वो क्या करता है, सिर्फ एक दफा लंच करता है पूरे वीक में। 14वें हफ्ते में 2 दफा करता है, 8वें हफ्ते में 5 दफा करता है और 32वें हफ्ते में वो 7 दफा करता है। ठीक है, ये कुछ डेटा आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द मीन नंबर ऑफ लंचेस एलेक्स हैज ईच वीक, तो हर वीक में मीन लंच क्या होगा ये हमने क्या करना है, बताना है। ठीक है, मीन निकालने के लिए सिंपल क्या करते हैं हम, क्या करना है भाई, हाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट तो करना है, लेकिन कैसे करना है। हाँ, मीन का सिंपल तरीके क्या है कि सारों को आप जमा कर दो और नंबर से डिवाइड कर दो। ये काम यहां पर किया है। देखें यहां पर हमारे पास वीक 2 में एक दफा लंच किया गया, सही है। अब देखें ये लिखने से अच्छा है कि भाई हमारे पास दूसरे वीक में एक दफा लंच किया गया, तो आपने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब 14वें वीक में 2 दफा लंच किया गया, तो आप क्या लिखो, 14 + 14। ठीक है, अब ये लिखने से अच्छा है मैं क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, जो फ्रीक्वेंसी उससे मल्टीप्लाई करवा दूं। समझ आ रही है, तो ये हमारा टाइम बचाएगा। जैसे अब 8वें वीक में 5 दफा लंच किया गया, तो 8 को 5 दफा लिखने से अच्छा है मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई करवा दूं, शॉर्टकट फॉर्म ऑफ एडिशन इस्तेमाल करूं, मल्टीप्लिकेशन। तो यही काम हमने यहां पर किया है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के हमने क्या निकाल लिया है, हमने डेटा को ऐड कर लिया है, जो भी हमें डेटा गिवन था। तो इन सारों को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद आंसर क्या आया, 294 आ गया। अब क्या करना है भाई, अब आपने फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करना है। ठीक है भाई, अब वीक्स को ऐड किया तो देखिए हमारे पास क्या आया, 56 आया। भाई वीक सही थे ना, दूसरा था 28वां था हमारे पास, सॉरी दूसरा 2 था, 14 था, 8 था, 32 था। बात समझ आ रही है। इन सारों को ऐड किया तो मेरे पास कितना आ गया, 56 आ गया। नंबर ऑफ वीक आ गए और लंचेस को हमने प्लस कर दिया, तो आंसर क्या है, 5.25। भाई लास्ट में क्या नाम है आप दोनों का, आंसर क्या है, 5.25 आपके पास आ गया। ठीक है, ये तो हमने इसका एक निकाल लिया। ठीक है, अब ये कंटिन्यू चल रही है आगे, बताता हूं। ये हमने क्या निकाला, इसका मीन निकाला। आगे देखें ये एग्जांपल कंटिन्यू हमारे पास। अब यही बात कह रहे हैं कि भाई अगर आपने इसका वेटेड मीन निकालना है फार्मूले के थ्रू, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, जस्ट आपने क्या करना है, W फॉर द नंबर ऑफ द वीक वेटेड, आपने क्या दे दिया, जो वीक है उसको आपने वेट कंसीडर कर लिया और लंचेस को आपने एक्स का नंबर दे दिया, फ्रीक्वेंसी का आपने यहां पर नंबर दे दिया। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, फार्मूला लिख लें आप लोग, वेटेड मीन का फार्मूला लिख लें, समीशन ऑफ WX डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ W। यहां पे सिग्मा, ये समीशन का साइन किसको जाहिर कर रहा है, सिग्मा को जाहिर कर रहा है या सम ऑफ ऑल को जाहिर कर रहा है। जल्दी से इसे नोट कर लें। समीशन ऑफ WX डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ वेट। ठीक है भाई, अब देखें अच्छा यहां पर क्या है भाई, उसी एग्जांपल को फार्मूले के थ्रू हम क्या कर रहे हैं,
इसका वेटेड मीन निकाल रहे हैं, तो क्या करना है, जिस चीज का आपने वेट निकालना है उसको आपने एक कॉलम में रख दिया, और जो चीज जितनी दफा रिपीट हुई है, ठीक है, जो रिपीटिशन हुई है, जो चीज जितनी दफा उसको दोहराया गया है, वो मेन आपका वेट कहलाएगा, और जितनी दफा रिपीट हुई है वो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, ऊपर क्या रखना है हमने, सम ऑफ डब्ल्यू एक्स रखना है, यानी कि वेट को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो डब्ल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई करवाया, आपके पास एक आंसर आ गया, इन सारों को प्लस किया 294 आ गया, इन वेट को प्लस किया तो 56 आपके पास आ गया। ठीक है, तो फार्मूले में पुट की वैल्यू डब्ल्यू एक्स की, समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स की वैल्यू 294 और डिवाइड में क्या आ रहा है 56 आ रहा है हमारे पास, डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5.25 हमारे पास आएगा। अब देखें हमारे पास ये जो फार्मूला है इसको हम वर्ड में शो करवाना चाहें तो क्या बनेगा, इन अदर वर्ड्स मल्टीप्लाई ईच वेट बाय इट्स मैचिंग वैल्यू। हमने क्या करना है, हर वेट को उसकी मैचिंग वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, सम दैट ऑल अप, उन सारों को प्लस कर देना आपने, एंड डिवाइड बाय द सम ऑफ द वेट्स, और इन सारों को आपने क्या कर देना है, वेट से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका वेटेड मीन आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये कब आ सकता है कि भाई जब दो रेंज आपको गिवन है, ठीक है, डेटा रेंज की फॉर्म में गिवन है, तो आप क्या निकालेंगे, पहले वाले का निकालेंगे मीन निकालेंगे, और दूसरे वाले का क्या निकालेंगे, मीन निकाल लेंगे, वेटेड मीन निकालेंगे। जब वेटेड मीन निकालेंगे तो आपके पास इन दोनों को कंपेयर आप डेटा को करवा सकते हैं। एक तरीका तो ये कि आप क्या करें भाई, एक नॉर्मल वे में आप इसको यहां से वेटेड मीन निकाल लें। ठीक है, अब जो इन्होंने बताया यहां पर, अभी हमने किया भी है। दूसरा तरीका क्या है कि आप टेबल की फॉर्म में चार्ट बना के आप इसको निकाल लें। ठीक है, अब ये फार्मूला आपके पास आ चुका है, इसकी एग्जांपल हम देख चुके हैं, इसके 10 सवाल आपके क्या होंगे भाई, आपके होमवर्क होंगे। लेकिन इसमें देख लें, इस टेबल में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको हो रही होगी, ये इस वजह से हो रही क्योंकि अभी हमने ये चार्ट हमसे रह गया, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी टेबल। इसको पढ़ लेंगे तो ये आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। भाई समझ में आ गई यहां तक, इसे जल्दी से पढ़ लेते हैं भाई। देखिए भाई, फ्रीक्वेंसी टेबल से मीन निकालने के लिए आपने क्या करना है, जैसे हम मीन निकालते हैं नॉर्मली किस तरह से निकालते हैं, सारे नंबर को प्लस करते हैं और जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, ये नॉर्मली मीन निकलता है। लेकिन बट सम टाइम वी डोंट हैव अ सिंपल लिस्ट ऑफ नंबर, लेकिन सम टाइम क्या होता है, हमारे पास सिंपल लिस्ट ऑफ नंबर नहीं होती। ठीक है, बड़ी डिफिकल्ट लिस्ट होती है। जिस तरह से देखें, इट माइट बी अ फ्रीक्वेंसी टेबल, लेकिन उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी टेबल होता है। जैसे एक साइड पे देखें स्कोर आपके पास आ रहे हैं, एक साइड पे क्या आ रही है आपके पास, फ्रीक्वेंसी टेबल की लिस्ट आ रही है। इसका मतलब क्या है, स्कोर 1 2 दफा किया गया, स्कोर 2 5 दफा किया गया, और 3 4 दफा, और 4 2 दफा किया गया। अब क्या कह रहे हैं, इसका मतलब ये जो मैंने आपको बता दिया, 1 2 दफा हुआ, 2 5 दफा हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, 1 को 2 दफा लिखा, 2 को 5 दफा, 3 को 4 दफा, और 4 को 2 दफा, 5 को 1 दफा। लेकिन इससे आसान काम क्या है, और डिवाइड कर देंगे जितनी दफा ये चीज रिपीट हुई है, जितने नंबर हमारे पास मौजूद हैं, ये हम काम करेंगे नॉर्मल तरीके में। लेकिन क्या करें, बट इंस्टेड ऑफ अ लॉट्स ऑफ 8, हम बार बार क्या करें, ऐड करें, इसके बजाय क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो अभी हमने समझा कि भाई देखें, 1 कितनी दफा है, 2 दफा, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। 2 कितनी दफा है, 5 दफा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा दो। इसी तरह से अगले नंबर्स को हमने किया। ठीक है, और नीचे डिवाइड में क्या आएगा, हाउ मेनी नंबर्स, कितनी दफा नंबर्स आपकी लिस्ट, कितने नंबर आपके लिस्ट में मौजूद हैं। ठीक है भाई, एंड इंस्टेड ऑफ काउंटिंग हाउ मेनी नंबर वी कैन एड अप द फ्रीक्वेंसीज, और ये काउंट करने के बजाय 2 ये हो गए, 5 ये हो गए, 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 1 ये होगा, आप आसानी से क्या करें, फ्रीक्वेंसी को आप कैलकुलेट कर लें। तो जितनी फ्रीक्वेंसी होगी इसका मतलब उतनी दफा नंबर्स क्या हुए, आपके रिपीट हुए। ठीक है भाई, समझ में आ गई। तो ऊपर एक लंबी लिस्ट को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई के थ्रू शॉर्ट कर दिया, और नीचे हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को जस्ट हमने ऐड कर दिया, तो हाउ मेनी टाइम्स नंबर हमारा निकल के आ गया। अब देखिए, हमने उनको ऐड किया, 14 से डिवाइड किया, तो आंसर क्या आया, 2.64 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको फ्रीक्वेंसी में कैसे हमने निकालना है, देखें भाई, एक एग्जांपल दी हुई है, पार्किंग स्पेसिस पर हाउस इन हैम्पटन स्ट्रीट। हैम्पटन की स्ट्रीट है, वहां पर हमने देखना है कि एक घर में
कितनी पार्किंग की स्पेसेस हो सकती हैं? Isabella went up and down the street to find how many parking spaces each house is. अब वो जो इजाबेला है वो ये फाइंड करना चाह रही है कि भाई हर घर में कितनी पार्किंग की स्पेस अवेलेबल है। तो उनको पता लगा कि भाई एक पार्किंग की जो स्पेस है वो 15 घरों में, 2 पार्किंग की 27 घरों में, और 3 पार्किंग की स्पेस 8 घरों में, और 4 पार्किंग की स्पेस 5 घरों में मौजूद है। सही समझा रही है? अब इसको हमने क्या करना है, इसका हमने मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए क्या बताया, एक तो लॉन्ग तरीकेकार क्या है, एक कितनी दफा आ रहा है, 15 दफा आ रहा है, तो 15 दफा लिखो पूरा और इसको ऐड करो, बहुत लंबा काम है। फिर क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बना दो आप। एक 15 दफा आया है, 2 27 दफा, 3 8 दफा, 4 5 दफा। तो सिंपल क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, एक को 15 के साथ, 27 को 2 के साथ, 8 को 3 के साथ और 5 को 4 के साथ। फिर क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को नीचे ऐड कर देना। अब ये देखने के लिए भाई कितने नंबर थे लिस्ट में, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक को 15 दफा लिखो। आसान काम क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड कर दो। तो फ्रीक्वेंसी को ऐड किया, 15 27 8 5, तो हमारे पास क्या आया, 55 आंसर आ गया। इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर क्या है, 2.05 हमारा आंसर आ गया। वैसे पॉइंट के आगे और वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हमारी काफी होती हैं। अब तो भाई इसका फार्मूला क्या बनेगा, सिंपल फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला ये बनेगा फ्रीक्वेंसी टेबल से मीन निकालने का, समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। यहां पे नोटेशन आपको दे रहे हैं, इस समीशन का मतलब क्या है, दिस सिंबल इज कॉल्ड सिग्मा। इसका मतलब क्या होता है, सिग्मा। मीन सम अप, यानी कि तमाम वैल्यूज को क्या करना, जमा कर देना, ठीक है भाई। और सिग्मा एफ का मतलब क्या है, कि फ्रीक्वेंसी की सारी वैल्यू को जमा कर देना, ठीक है। तो यहां से देखें, सिग्मा एफ का मतलब है कि जितनी फ्रीक्वेंसीज थी आपके सवाल में आपने उनको जमा कर दिया। और सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या है, हाँ वेरी गुड, पहले एफ एक्स को मल्टीप्लाई करवाना है, जैसे टेबल है, इसमें एफ को और एक्स को आपने मल्टीप्लाई करवाया और क्या किया, उस मल्टीप्लिकेशन वाले आंसर को आपने प्लस कर दिया, ठीक है। जैसे ये आपके पास आ रहा है, आपने जो जितनी दफा चीज रिपीट हुई है उसको एफ का नाम दिया, और जो रिपीट हो रही है उसको एक्स का नाम दिया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, आपके पास एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लिख लें भाई, यहां पे आप लिख लें, मीन फॉर कैलकुलेटिंग mean formula for calculating mean या average from frequency table। ठीक है भाई, ये कौन सा फार्मूला है, मीन या एवरेज निकालने का, जब आपके पास डेटा फ्रीक्वेंसी टेबल की फॉर्म में आपको गिवन होगा, ठीक है। यहां पे सिंबल्स का पता है ना आपको भाई, सिंबल्स में कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। चलें, चलें भाई आगे। भाई चलें, हो गया। अच्छा बेटा, इसका भी होमवर्क लिख लें। आपने 10 क्वेश्चंस करने हैं, किसके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। होमवर्क फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, होमवर्क के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस, ठीक है।
आगे भाई ज्योमेट्रिक मीन बड़ा जबरदस्त है, इसमें बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। चले आगे, मिटा दूं इसे। अच्छा चले, अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन? अच्छा भाई देखें, ऐसी दो चीजें, भाई देखें ऐसी दो चीजें जिनके दरमियान जमीन आसमान का डिफरेंस हो, जैसे एक एटम है और एक क्या है, जमीन का डायमीटर है। अब इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस क्या होगा? समझ आ रही है? देखें कहां एक एटम जो कि आम आंख से नजर ही नहीं आता, माइक्रोस्कोप की भी एडवांस लेवल लगानी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, एटम नजर आता है। कहां इतना छोटा सा नैनोमीटर्स में आपके पास एक पार्टिकल, और कहां जमीन इतनी बड़ी और उसका डायामीटर कितना बड़ा डिस्टेंस है। समझ आ रही है? तो इन दोनों के दरमियान में क्या ऐसी चीज आएगी, कितना इनके दरमियान का डिस्टेंस क्या होगा? समझ आ रही है? तो वो कैलकुलेट करने के लिए दो एक दूसरे से बड़ी डिफरेंट वैल्यूज के दरमियान की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से देखें भाई, ज्योमेट्रिक मीन होता क्या, पहले तो ये पढ़ते हैं। अच्छा भाई देखें, ज्योमेट्रिक मीन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज, ये एक स्पेशल टाइप होती है एवरेज की, वेयर वी मल्टीप्लाई द नंबर्स टुगेदर एंड देन टेक अ स्क्वायर रूट फॉर 2 नंबर, क्यूब रूट फॉर 3 नंबर एंड एक्सेट्रा। हम क्या करते हैं, जहां पर नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उनका स्क्वायर रूट लेते हैं, क्यूब रूट लेते हैं, 4 रूट लेते हैं, 5 रूट लेते हैं। ठीक है, नंबर्स पे डिपेंड करता है ये। बैठ जाएं, 5 मिनट लगेंगे, फिर नमाज भी पढ़ लेंगे। अच्छा देखें बेटा, अब यहां पर एक हमें एग्जांपल दी हुई है कि 2 नंबर्स है हमारे पास, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ठीक है, अब देखें सिंपल क्या है इसकी डेफिनेशन में कि दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाओ, अगर 2 नंबर होंगे तो उसका स्क्वायर रूट ले लो। 2 नंबर मल्टीप्लाई करवाया 36 आया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो क्या आया, 6 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2 और 18 के दरमियान का जो नंबर है वो क्या है हमारे पास, 6 है। वो क्या है, 6। इसी तरह से आगे चलें, यहां पे 3 नंबर हैं, इसके दरमियान का नंबर निकालना है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करवाया और इसका क्यूब रूट ले लिया, तो आंसर क्या आ गया, 16 आ गया। तो 16 क्या है, इसकी सेंट्रल वैल्यू है। ठीक है, हाफ है। अब इसकी बात करें, 1 2 3 4 5 नंबर हैं, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे और क्या करेंगे, 5 से हम 5 का क्यूब रूट ले लेंगे। आगे चलें, अब भाई देखें यहां पर हमारे पास एक मिसाल दी हुई है, किसकी, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की और एक माउंट एवरेस्ट पहाड़ की दी हुई है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल है पानी का वो कितना है, नैनोमीटर्स में आ रहा है, और जो पहाड़ है वो एक्सपोनेंट 3 मीटर्स में आ रहा है। सही है, अब इन दोनों को हमने क्या निकाला है, ज्योमेट्रिक मीन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया और 2 नंबर है तो इसको स्क्वायर रूट ले लिया, तकरीबन कितना बन रहा है, 0.016 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कि किसके बराबर होता है, 1.6 मिलीमीटर के बराबर होता है, या तकरीबन एक सिक्के की थिकनेस के बराबर होता है। समझ आ रही है? तो मतलब क्या हुआ कि भाई इन दोनों, देखें आपके पास पानी का मॉलिक्यूल किधर, एक इतना बड़ा पहाड़ किधर, इन दोनों के दरमियान की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हाँ, यानी कि एक सिक्के की डायमीटर के बराबर होगी। We could say in a rough kind of way, a millimeter is halfway between a molecule and mountain. जो मिलीमीटर होता है वो माउंटेन और किसके दरमियान को होता है, मॉलिक्यूल के दरमियान का क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है। इसी तरह से भाई देखें, सेल और अर्थ के दरमियान का डिस्टेंस निकाला हुआ, सेम यही काम किया है कि यहां पर क्या कह रहे हैं कि भाई 0.6 मीटर इसका आंसर आया। तो 0.6 मीटर एक छोटे बच्चे की हाइट होती है, तो हम कह सकते हैं एक जो छोटा बच्चा है वो एक सेल, हमारी स्किन का एक सेल और जमीन के दरमियान का डिस्टेंस है। समझ आ रही है, सेंटर में लाया करता है कहीं। तो डेफिनेशन वही है कि भाई जितने नंबर होंगे आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे और उसका nth रूट ले लोगे। समझ आ रही है भाई? अब जैसे कैमरे की मिसाल है भाई यहां पर, ठीक है, कि इसको इतना जूम मिला,
इसके जूम की वेटेज जितनी 8 रिव्यूज मिले और इसको इतने रिव्यूज मिले। एक कैमरा है जिसका जूम 200 है, उसको 8 रिव्यूज मिले। एक कैमरा है जिसके जूम 250 है, इसको 6 रिव्यूज मिले। लेकिन नॉर्मल मीन निकालें तो क्या आंसर बनता है? नॉर्मल मीन में क्या करते हैं, नंबर को प्लस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं। जैसे 250 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 करो, क्या आता है? 128। इसी तरह से 200 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 करो, क्या आता है? 104 आता है। तो नॉर्मल मीन क्या बता रहा है आपको कि भाई आपके पास दूसरा ऑप्शन अच्छा है, पहले वाला ऑप्शन अच्छा नहीं है। लेकिन जब इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो हमें क्या बता रहा है? 200 बाय 8, 200 बाय 6 रूट लिया, एक का आंसर 40, दूसरे का आंसर 38। तो ये बता रहा है भाई अच्छा डिसीजन क्या है आपका, ऊपर लेने वाला नहीं है, नीचे वाला है। क्योंकि ऊपर वाले का 50 क्या है, जूम ज्यादा है, लेकिन रिव्यू भी मैटर करते हैं, लोगों ने उसको पसंद कम किया है। अगर दोनों इक्वल अमाउंट में लोगों ने चीजें खरीदी हैं तो एक का अच्छा रिव्यू दिया है, 6 अच्छे कमेंट्स आए, एक के 8 कमेंट्स आए, तो आप किसको प्रेफर करोगे? जिसके 8 कमेंट्स अच्छे आए हैं ना। तो ऐसे तो पता नहीं लग रहा आपको, समझ आ रही? आप कह रहे हो जूम इसका ज्यादा, ये अच्छा ऑप्शन होगा, लेकिन वो अच्छा ऑप्शन नहीं है। मार्केट इस तरह से काम नहीं करती, वो डिसीजन गलत हो सकता है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या बता रहा है कि भाई आपने दूसरे वाला नहीं बल्कि पहले वाला ऑप्शन लेना है। ठीक है, समझ आ गई? तो भाई इसके भी आपने क्या करने हैं, 10 सवाल बेटा करके आने हैं। बाकी इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, अब चलें नमाज को आप लोग।